गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर एटम क्लास 12 से एक टॉपिक लेकर के आए हैं, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या जाना कि रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया था उसमें कुछ लिमिटेशन थी। उनकी लिमिटेशन क्या थी कि अकॉर्डिंग टू, जैसे ये मान लीजिए ये आपका एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हमारा ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। वही रख दे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इसमें से एनर्जी लॉस होती है। इसमें क्या होती है, एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। तो जब एनर्जी लॉस होगी तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इसका जो रेडियस है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। ये इलेक्ट्रॉन का रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीज होगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा। तो रदरफोर्ड की इस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट नील बोर ने अपना एक मॉडल दिया था। तो पहले हम लोग बोर का क्वांटाइजेशन कंडीशन जानते हैं। एंगुलर मोमेंटम के लिए बोर की क्या कंडीशंस हैं। तो इन्होंने ये बताया कि किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, वो अपने ऑर्बिट को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पर जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो अपने ऑर्बिट को नहीं छोड़ते हैं। तो होता क्या है, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। सबसे पहले हम देखिए इसके बारे में जाने। कंसीडर द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हम एक इलेक्ट्रॉन का मोशन कंसीडर करते हैं। इसमें हम इस वाले इलेक्ट्रॉन का मोशन कंसीडर कर रहे हैं इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। इस इलेक्ट्रॉन का रेडियस r है। अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली ने अपना एक हाइपोथेसिस दिया था। उस हाइपोथेसिस में ये बताया कि दिस इलेक्ट्रॉन इज आल्सो एसोसिएटेड विथ वेव कैरेक्टर। इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो वेव के फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है।
कहने का मतलब जैसे ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर रिवॉल्व नहीं कर रहा है, ये कुछ इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव रिवॉल्व करता है। तो वेव किस तरीके का होता है, वेव कुछ इस तरीके का होता है। इसमें ऊपर की तरफ क्रेस्ट फॉर्मेशन होता है, नीचे की तरफ ट्रफ फॉर्मेशन होता है, और ये कंप्लीट वेव है। इसकी वेवलेंथ 1 लैम्डा होती है। इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 1 लैम्डा होती है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो डी ब्रोगली ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ना होकर के उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है वेव कैरेक्टर वाली। ठीक है, वो वेव्स के फॉर्म में मूवमेंट करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा तो ये जो ऊपर वाला वेव बन रहा है इसमें एनर्जी ट्रांसमिट होती है। ठीक है, इस पोजीशन पर एनर्जी ट्रांसमिट होती है और इस पोजीशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो रिजल्ट क्या आया, एनर्जी ट्रांसमिट भी हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही है। जितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो इट मीन्स देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ है। तो अब हमें ये ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, देखिए यहाँ पर एक क्रेस्ट बना, एक ट्रफ बना, यहाँ पर दूसरा क्रेस्ट बना, दूसरा ट्रफ बना, तीसरा क्रेस्ट बना, तीसरा ट्रफ बना, चौथा क्रेस्ट बना, चौथा ट्रफ बना, पांचवा क्रेस्ट बना, पांचवा ट्रफ बना। तो हम ये देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसमें हमको 5 लैम्डा हमें वेवलेंथ मिली, है ना। तो हमें जो इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को अगर हम ध्यान देंगे तो हमें वेवलेंथ या तो 1 लैम्डा मिलेगी, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, ऐसे मिलेगी, हाफ नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर हाफ मिलेगी, देखिए यहाँ एनर्जी ट्रांसमिट हुई, यहाँ एनर्जी लॉस, एनर्जी ट्रांसमिट, एनर्जी लॉस, एनर्जी ट्रांसमिट, एनर्जी लॉस, एनर्जी ट्रांसमिट, एनर्जी लॉस, एनर्जी ट्रांसमिट, एनर्जी लॉस। तो इससे ये पता लगा कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। जबकि रदरफोर्ड ने यही बात नहीं समझा पाए थे। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। इन दोनों फोर्स के अकॉर्डिंग ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और एनर्जी लॉस करेगा। यहाँ पर क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। तो जब एनर्जी लॉस होगी तो इसका रेडियस इलेक्ट्रॉन का ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। तो ग्रेजुअली अगर डिक्रीज होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा है। तो वही इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस दिस इलेक्ट्रॉन इज आल्सो एसोसिएटेड विद वेव कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रॉन एक वेव के फॉर्म में मूवमेंट करती है। हैंस ए सर्कुलर ऑर्बिट कैन बी टेकन टू बी ए स्टेशनरी एनर्जी। तो ये जो बेटा ये सर्कुलर ऑर्बिट जो हमें मिला है इसकी एक एनर्जी होगी। वो कैसी होगी, स्टेशनरी होगी।
ठीक है, बदलेगी नहीं। जो भी इस ऑर्बिट की एनर्जी है वो बदलेगी नहीं। कहने का मतलब कि ये जो पहला ऑर्बिट है, अगर इसकी एनर्जी E1 है तो ये E1 ही रहेगी। दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी E2 है तो E2 रहेगी। तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी E3 है तो ये E3 ही रहेगी। तो hence a circular orbit can be taken to be a stationary energy state only if it contains an integral number of de Broglie wavelength। ये जो हमें वेवलेंथ मिल रहा है ये कैसा मिलना चाहिए? इंटीग्रल नंबर में मिलना चाहिए। कहने का मतलब या तो 1 लैम्डा, या तो 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। तो इसके बाद हमने ये देखा कि कोई भी ऑर्बिट कैसा है, कोई भी ऑर्बिट सर्कुलर है। तो सर्कुलर ऑर्बिट जो है उसका पेरीमीटर क्या होगा? जैसे ये न्यूक्लियस है और ये आपका ऑर्बिट है, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा? ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस होगा 2πr, अगर हमें रेडियस मालूम हो तो, है ना। तो ये जो ऑर्बिट्स 3 ऑर्बिट्स बनी है, इसमें से कोई भी एक ऑर्बिट हम ले लेते हैं, ऐसा ऑर्बिट जिसकी रेडियस r है और जिसका सरकमफ्रेंस 2πr है। तो दिस 2πr इक्वल टू n लैम्डा। क्या इस स्टेटमेंट से आप लोग सेटिस्फाई हैं? 2πr क्या है? ये सरकमफ्रेंस है और ये n लैम्डा क्या है? ये वेवलेंथ। मतलब मान लीजिए कि एक सर्किल में आपके कितने वेवलेंथ तैयार हो रहे हैं? n, वेयर n इज नंबर ऑफ वेवलेंथ, number of wavelength formed in a orbit, in an orbit। किसी ऑर्बिट में n क्या है? नंबर ऑफ वेवलेंथ फॉर्म्ड है। ठीक है, अब देखिए डी ब्रोगली ने क्या बताया। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, according to de Broglie hypothesis, लैम्डा की वैल्यू होती है h अपॉन mv। लैम्डा की वैल्यू होती है h अपॉन mv। ये डी ब्रोगली ने बताया कि जो हमारा वेवलेंथ होगा वो कितना होगा? h अपॉन mv होगा। ठीक है, अब ये लैम्डा की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या मिलेगा? नाउ 2πr इक्वल टू n लैम्डा अपॉन mv। तो हम इस mv को इधर ले जाते हैं, 2π को इधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा mvr इक्वल टू, सॉरी लैम्डा तो खत्म ना, nh अपॉन mv। तो mv को इधर ले आए mvr और ये हो जाएगा nh अपॉन 2π। तो देखिए ये जो mvr है ये क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय mvr? m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज द रेडियस। ये आपका है एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है?
एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और ये आपका बन जाएगा NH अपॉन 2 पाई। तो ये जो आपको रिलेशन मिला, ये रिलेशन है एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो इसी एंगुलर मोमेंटम के रिलेशन के लिए ही बोर ने एक कंडीशन फॉलो किया था जिसका नाम पड़ा बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन हमें मिला NH अपॉन 2 पाई। ये हमेशा काम करेगा। अगर हम nth ऑर्बिट, n क्या है, nth ऑर्बिट, तो nth ऑर्बिट में अगर हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन nth ऑर्बिट, दिस इज NH अपॉन 2 पाई। अब हम लोग जानेंगे कि बोर ने क्या मॉडल दिया था। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने जाना कि बोर का क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या था एंगुलर मोमेंटम के लिए। अब हम जानेंगे बोर का एक्चुअली मॉडल क्या है। थैंक यू। नाउ देयर इज ए टॉपिक बोर्स एटॉमिक मॉडल। आप लोगों ने अभी पढ़ा बोर्स के बारे में पढ़ा था, बोर्स क्वांटाइजेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। अब हम लोग जानेंगे कि बोर्स का एटॉमिक मॉडल क्या है। तो बोर्स का एटॉमिक मॉडल, इसके पोस्टुलेट्स, देयर आर 4 पोस्टुलेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट जो थॉमसन ने दिया था, जो रदरफोर्ड ने दिया था, वही इनका भी था। इनका था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर। किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है एंड मैसिव सेंट्रल कोर, और पूरे एटम का मास उसके न्यूक्लियस में सेंट्रलाइज्ड होता है, इसलिए इसको कहा गया है मैसिव सेंट्रल कोर, क्योंकि सारा मास सेंटर पर ही होता है। और इसको कहते क्या है, कॉल्ड न्यूक्लियस। व्हाट इज दिस? दिस इज न्यूक्लियस अराउंड विच प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। और इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, जो सेंट्रीपिटल फोर्स इन दोनों के बीच में जो लगता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है फॉर देयर रिवॉल्यूशन, इसको चक्कर लगाने के लिए, इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। देखिए, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो दिस इज द न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। ये न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट थॉमसन का भी यही था, रदरफोर्ड का भी यही था। अब आता है क्वांटम कंडीशन। बोर ने अपना एक क्वांटम कंडीशन दिया जो कि रदरफोर्ड के लिमिटेशन को देख करके दिया था। ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्बिट्स, जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं किसी भी एटम में, द इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड टू सर्कुलेट ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई।
देखिए अभी मैंने आपको एक फार्मूला दिया था, L इक्वल टू MVR इक्वल टू NH/2π। ये फार्मूला मैंने आपको अभी दिया था। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग nth ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट का हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो n की वैल्यू 1 डालेंगे तो हमें मिलेगा h/2π। ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मिलेगा। सेकेंड ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 2h/2π, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम या तो h/2π हो या 2h/2π हो या 3h/2π हो, 4h/2π हो या NH/2π हो। तो ये क्वांटम कंडीशन है। और H क्या है? H प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये दे रखी है 6.6 × 10⁻34। थर्ड पोस्टुलेट था स्टेशनरी ऑर्बिट। रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना, वो ऑर्बिट स्टेबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज़ हो रही है। इसलिए उस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है और एक कंडीशन ऐसी आती है कि इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस में चला जाता है। तो बोर्स ने कहा कि स्टेशनरी ऑर्बिट होता है जो भी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो ऑर्बिट का रेडियस चेंज नहीं होगा। While revolving in the permissible orbit, an electron does not radiate energy. एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। और these non-radiating orbits are called stationary orbit, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और उसका रेडियस डिक्रीज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। इसलिए हमारा वो ऑर्बिट कैसा हो जाएगा? स्टेशनरी ऑर्बिट हो जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट है फ्रीक्वेंसी कंडीशन। देखिए एक एटम an emit can emit or absorb radiation in the form of discrete energy photons। एक एटम या तो रेडिएशन एमिट करता है या तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और वो किस रूप में मिलता है? एनर्जी फोटॉन के रूप में मिलता है। मतलब फोटॉन एनर्जी या तो एटम एमिट करेगा या तो एटम एब्जॉर्ब करेगा। और ऐसा कब होता है? देखिए जैसे ये एक न्यूक्लियस है, एक ऑर्बिट ये है, दूसरा ऑर्बिट ये है, तीसरा ऑर्बिट ये है। तो होता ये है जब इसको एनर्जी दी जाती है, जब इस एटम को कहीं एक्सटर्नल एनर्जी दी जाती है तो ऑर्बिट, लोअर एनर्जी लेवल का ऑर्बिट अपने ऑर्बिट को छोड़ करके अपर लेवल में चला जाता है। लोअर एनर्जी लेवल का ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ करके हायर लेवल ऑर्बिट में चले जाते हैं और कुछ समय के बाद ये फिर से अपने ही ऑर्बिट में लौट आते हैं। ठीक है, जब ऐसा करते हैं तब एनर्जी लूज होती है। ठीक है,
और ये एनर्जी फोटॉन के रूप में मिलती है। ठीक है, ये एनर्जी हमें एच न्यू के रूप में मिलती है, फोटॉन एनर्जी के रूप में मिलती है। तो देखिए हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है E2 माइनस E1। अगर दो ऑर्बिट के एनर्जी लेवल का डिफरेंस देखा जाए तो वो एनर्जी डिफरेंस फोटॉन एनर्जी के इक्वल होता है। तो ये था बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब हम इसके बाद जानेंगे कि बोर्स मॉडल जो था उसकी लिमिटेशन क्या थी। ओके, now we will discuss limitation of बोर थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ बोर थ्योरी क्या है? बोर ने 4 पोस्टुलेट दिए थे, उन्हीं पोस्टुलेट्स में इनकी लिमिटेशन दिखाई दी। तो उनकी पहली लिमिटेशन ये थी कि थ्योरी एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन एटम, मतलब एक ऐसा एटम जिसमें केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें तो ये थ्योरी एप्लीकेबल है, बोर की थ्योरी एप्लीकेबल है। लेकिन और जो दूसरे एटम्स हैं उसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सिंगल केवल हाइड्रोजन के लिए ही एप्लीकेबल है, इसलिए ये फेल हो गया। सेकेंड थिंग, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को ये डिफाइन नहीं कर पाए। थर्ड, इट डज नॉट एक्सप्लेन वाई ओनली सर्कुलर ऑर्बिट शुड बी चूजन। ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए। इन्होंने कहा कि जो ऑर्बिट होती है वो सर्कुलर होती है। अगर वो ऑर्बिट एलिप्टिकल है, व्हेन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, एलिप्टिकल ऑर्बिट है तो हम उसमें कैसे काम करेंगे? तो सर्कुलर ऑर्बिट के बारे में बोर ने थ्योरी को एक्सप्लेन किया, लेकिन इलेप्टिकल ऑर्बिट के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया। फोर्थ पॉइंट, एन इलेक्ट्रॉन एक्सिबिट वेव प्रॉपर्टीज आल्सो। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं चलते हैं, एक वेव के फॉर्म में चलते हैं। तो सो ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिफाइंड। इसलिए हम जो ऑर्बिट है उसके शेप को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर ये बोर थ्योरी की लिमिटेशन थी। ठीक है, मतलब ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है। ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो वेव के फॉर्म में, वेव नेचर में फॉर्म चलते हैं, इसलिए हम ऑर्बिट को सर्कुलर नहीं कह सकते। फिफ्थ पॉइंट, बोर्स थ्योरी डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ वेरियल स्पेक्ट्रल लाइंस। देखिए हम लोग जानते हैं देयर आर 7 कलर्स ऑफ लाइट्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो ये जो कलर होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, वेवलेंथ अलग अलग होते हैं और उनकी इंटेंसिटी होती है। तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं वो भी कलर से ही मिल करके बने होते हैं। तो उनकी इंटेंसिटी को बोर थ्योरी डिफाइन नहीं कर पाई, उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया ही नहीं इंटेंसिटी के बारे में। थ्योरी ओनली प्रेडिक्ट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लाइन। ये जो लाइंस थी, स्पेक्ट्रल लाइंस थी, इस लाइंस का फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस किया गया, लेकिन उसकी इंटेंसिटी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया। तो यहाँ पर ये बोर थ्योरी की लिमिटेशन थी। 6 पॉइंट,
इट डज नॉट एक्सप्लेन फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अगर किसी स्पेक्ट्रल लाइंस की हम दोबारा से स्प्लिटिंग करें, कहाँ पर? इन मैग्नेटिक फील्ड या इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है उस इफ़ेक्ट को हम लोग जीमेंस इफ़ेक्ट कहते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है उसको हम लोग स्टार्क इफ़ेक्ट कहते हैं। तो दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ बोर्स थ्योरी। नाउ आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और अगला लेक्चर हम न्यूक्लियस के या एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ठीक है, उनके रेडियस का डेरिवेशन निकालेंगे, वेलोसिटी जानेंगे, एनर्जी लेवल जानेंगे। तो इसका एक डेरिवेशन है जिसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।